बेवजह फंस जाएंगे इसमें। डॉन ने सांस छोड़ते हुए कहा। रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ बॉस, आज आज रहने देते हैं। 2-4 दिन में पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। तब तक हम दोनों पूरा स्टडी कर लेंगे कि बेसमेंट में कैसे घुसना है और कहां से घुसना है। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो दोनों सही कह रहे थे। बेसमेंट का ये आइडिया एक जाल भी हो सकता था। और तो और अकरम ने भी इसी बात को लेकर अभिनव को वार्निंग भी दी थी। वो नहीं चाहता था कि अभिनव किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे। अरबाज किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था और हो सकता था कि लक्ष्य भी अरबाज की तरह चालाक हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे लक्ष्य पर पता नहीं कैसे पर भरोसा था। मैं अकेला वहां नहीं जा रहा हूं। पहले बलराज से मिलूंगा, वही मेरे लिए ये काम कर सकेगा, अभिनव ने कहा। जिसके बाद ही डॉन ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है बॉस, लेकिन अभी हम कहाँ जा रहे हैं? डॉन के सवाल पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर जेब में से अपना फोन निकाल लिया। उसने तुरंत ही बलराज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ बलराज भी जैसे अभिनव के फोन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अभिनव का फोन आया तो बलराज को फोन उठाते देर नहीं लगी। बलराज, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहाँ? अरे लोकेशन सेंड करो टाइगर, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। बलराज ने बिना किसी अगर मगर के कहा। अभिनव को फिर से एहसास हुआ कि टाइगर होने की पावर क्या थी। उसका सिर्फ एक फोन काफी था किसी को भी अपने सामने लाकर खड़ा करवाने के लिए। बलराज के घर और अपनी लोकेशन के बीच की दूरी कैलकुलेट करते हुए ही अभिनव ने कहा, ठीक है, मैं भी एड्रेस भेजता हूँ, जल्द से जल्द मुझे वहां मिलो। उसने फोन काट दिया और फोन डॉन की ओर बढ़ाते हुए ऑर्डर दिया, उस जगह का एड्रेस और लोकेशन बलराज को भेजो जहां हम दूसरी बार गए थे। डॉन ने सिर हिलाया और अभिनव से फोन लेकर तुरंत ही बलराज को मैसेज भेज दिया। बॉस, हम सीनियर बलराज से मिल रहे हैं? रंजन ने अचानक पूछा। अभिनव ने सामने के मिरर से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हम मिल रहे हैं और हम आज इस केस को खत्म भी कर रहे हैं। जितना जल्दी ये खत्म हो उतना जल्दी हम आगे की सोच पाएंगे। रंजन, अरबाज जैसे नमूनों पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास और टाइम नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, डॉन और मैं यहाँ हैंडल कर लेंगे। रंजन ने उबासी खाते हुए कहा, थैंक यू बॉस, मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों अचानक से नींद आने लग रही थी। रंजन के मजाक पर अभिनव ने सिर हिलाया और फिर सीरियस होते हुए कहा, अक्सर जो सोए रहते हैं उन्हें ही पता नहीं चलता कि वो कब टपक गए। कोई भी आदमी आकर एक गोली में आपको हमेशा के लिए चैन की नींद सुला सकता है। अभिनव की बात सुनते ही रंजन की नींद उड़ गई और आंखें बड़ी हो गई। हैं? बॉस, नींद में भी होश में रहो रंजन, हमारी जिंदगी आम नहीं है। अभिनव की ये बात अभी भी रंजन को समझ नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसी वक्त अचानक उनके सामने एक कार आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और बलराज डिजाइनर कपड़ों में बाहर निकल कर आया। वो 60 की उम्र में भी किसी 20 साल के नौजवान जितना ही फिट दिखाई देता था। उसे देखकर लड़कियां तो क्या, लड़के भी पिघल जाते थे। बलराज सर आ गए, लगता है मुझे टैक्सी करके ही जाना पड़ेगा, रंजन ने कहा और वो गाड़ी से बाहर उतर गया। डॉन अभिनव की ओर मुड़ा। बॉस, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बाहर खड़ा हूं। डॉन गाड़ी से उतर गया। जब बलराज उसके पास से गुजरा तो उसने उसे झुककर सलाम भी किया। बलराज ने कार का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। क्या बात है टाइगर, मुझे लगा एड्रेस पर मिलेंगे पर हम तो यही मिल गए। गाड़ी चला रहे थे या उड़ा रहे थे? अभिनव थोड़ा मुस्कुराया। आई होप मैंने आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया बलराज। अब ऐसे मैं किसी काम में तो लगा हुआ था, लेकिन टाइगर से बड़ा काम और कुछ नहीं है मेरे लिए। बताओ क्या सीन है और क्या करना है? बलराज ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव को उसके जैसे लोग ही पसंद थे। उसे यह भी महसूस हुआ कि माफिया ग्रुप का लीडर होना कितना फायदेमंद भी हो सकता था। अरबाज ने एक बहुत घिनौनी हरकत की है। उसने अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों के परिवारों को बंधक बना लिया है। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उसके घर का बेसमेंट ही वो अड्डा है जहां उसने सब कुछ छिपा कर रखा है, अभिनव ने समझाया। बलराज ने कुछ देर उसे देखा। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या?
लंबी कहानी है, लेकिन अगर जरूरी बात बताऊं तो वो ये है कि वो मुझे दिक्पाल को बेचने की कोशिश कर रहा है। क्या? बलराज की आंखें गुस्से से भर आई। वो जानता है कि तुम टाइगर हो, वो तुम्हें धमकी दे रहा है। अभिनव ने एक बार सिर हिलाया। उसने मुझे पर्सनली धमकी नहीं दी, लेकिन मेरे जासूस ने मुझे बताया कि वो ऐसा कुछ प्लान बना रहा है। पर यह बात की बात है, फिलहाल मुझे बस इन लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। बलराज ने शक करते हुए भौहें उठाई। पर ये लोग हैं कौन टाइगर? मेरे जासूस का परिवार। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी नजरें थामी। मैंने उसे अपनी जुबान दी है उसके परिवार को सही सलामत वापस लाने की। बलराज ने सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है टाइगर, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जब वो अरबाज उसके घर पर नहीं होगा तब मैं उसके इस अंडरग्राउंड बेस में घुसता हूं। कब? अभिनव के सवाल पर बलराज ने इसके बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर अभिनव की ओर देखा और कहा, आज रात ही हमला तभी करना चाहिए जब दुश्मन के मन में हमला होने का एक भी ख्याल नहीं आ रहा हो। अभिनव मुस्कुराया। उसे यह तो लगा कि अभी माफिया की इस दुनिया में उसे काफी चीजें जानने और सीखने की जरूरत थी। हालांकि उसे खुशी इस बात की थी कि उसे सिखाने वाले हर दम उसके साथ खड़े थे, जैसे कि बलराज। यही सही है, जैसे ही आप रेडी हो मुझे मैसेज करो, अभिनव ने कहा। बलराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैसेज तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम इतनी देर रात को घर से बाहर आ पाओगे टाइगर? अभिनव को कुछ समझ नहीं आया। बलराज ने उसको कंफ्यूज होते हुए नोटिस कर लिया और फिर आगे कहा, मेरा मतलब अब तुम एक मैरिड लाइफ में हो ना, तो होम मिनिस्टर घर से निकलने देगी या नहीं? अभिनव और बलराज दोनों हंस पड़े। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। होम मिनिस्टर सिर्फ अभिनव को रोक सकती है, टाइगर को नहीं। बलराज ने मुस्कुराते हुए अभिनव की पीठ थपथपाई। अभिनव ने आगे कहा, वैसे भी ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज रात घर जाऊंगा ही नहीं। आपके मैसेज के इंतजार में गुड़गांव की सड़कें नापूंगा। बलराज ने हामी में सिर हिलाया और कहा, ठीक है टाइगर, बाकी तुमने इसके बारे में अकरम को बताया या नहीं? अकरम को अभी नहीं बताया, मैं सभी सीनियर्स को आने वाली मीटिंग में इस बारे में एक साथ ये बताऊंगा। ठीक है, आई होप अलायना जल्दी वापस आ जाए ताकि हम फिर से एक मीटिंग कर सके। इस बारे में मैं अलायना से भी बात करूंगा, लेकिन इस काम के खत्म हो जाने के बाद। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है टाइगर, तो फिर रात को मिलते हैं। अभिनव ने सिर हिलाया और बलराज उसकी गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी में चला गया। अभिनव ने उसे गाड़ी में वहां से जाते देखा और धीरे से गहरी सांस ली। इसी वक्त डॉन भी वापस अंदर आ गया। क्या सब ठीक है? उसने पूछा। अभिनव ने उसकी ओर देखा और हामी में सिर हिलाया। चलो अब एटॉमिक बार चलते हैं। गाड़ी चालू करते ही अभिनव कुछ सेकंड्स में ही वहां से गाड़ी लेकर गायब हो गया। भले ही उसकी गाड़ी बाहर से खटारा दिखती थी, पर उसके अंदर के हाई परफॉर्मेंस पार्ट्स अच्छी सी अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी आसानी से पछाड़ सकते थे। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, अभी पहले मजे कर लेते हैं। क्या बोलते हो? अभिनव की बात पर डॉन हंस पड़ा। अब आपका कहना कैसे मना कर दूं बॉस? अभिनव भी मुस्कुराया और उसने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली। एटॉमिक बार पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा था। हर जगह बहुत सारी महंगी कारें खड़ी थी और दूर दूर तक पार्किंग के लिए जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि एटॉमिक बार पहले से ही नंबर 1 पर है ना? डॉन ने हामी में सिर हिलाया। टाइगर यानी बॉस, आपके चले जाने के बाद से सब कुछ बिखरता जा रहा है। हम मेन कंपनियों को मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, बाकी कंपनियां तो डगमगा ही रही है, डॉन ने समझाया। अभिनव ने जवाब में सिर हिलाया। यह सुनकर उसे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज भी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई थी। वो जानता था कि अब सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। हम अलग अलग जाएंगे, किसी को ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम साथ हैं। तुम पहले अंदर जाओ, मैं पार्किंग की जगह ढूंढूंगा और बाद में आऊंगा। अभिनव ने ऑर्डर दिया।
डॉन ने सिर हिलाया। ओके बॉस। वो नीचे उतरा और एंट्री गेट की ओर बढ़ने लगा। अभिनव कार को धीरे धीरे तब तक चलाता रहा जब तक उसे कुछ कारों के बीच पार्किंग की जगह नहीं मिल गई। आखिरकार उसे एक कुछ संकरा सा पार्किंग स्पॉट मिल गया जहां उसने जैसे तैसे अपनी गाड़ी लगा दी। वो नीचे उतरा और एक पल के लिए उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखने लगा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, किसी ने अचानक उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला आदमी बुरी तरह से हाफ रहा था। जैसे ही टक्कर लगी तो वो आदमी तुरंत रुक गया और एक पल के लिए उसने अभिनव को देखा। पहले तो अभिनव उसका चेहरा नहीं पहचान सका था, लेकिन थोड़ा गौर करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉनी था। जॉनी वो पहला आदमी था जिसे अभिनव ने अपनी असली पहचान के बारे में सबसे पहले बताया था। अभिनव को उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। वो भी जॉनी को पहचान गया था। जब वो पहली बार अभिनव से मिला था तब भी वो किसी मुसीबत में था और आज भी उसे देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा था। जॉनी के कुछ कहने से पहले ही अभिनव मन ही मन ये मान चुका था कि आज फिर हमेशा की तरह उसे जॉनी की मदद करनी थी। अभिनव तुरंत ही अपनी कार में वापस गया और उसने एक नोज मास्क उठाया। उसे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत थी, पर इतने में ही जॉनी वहां से भाग गया। उसके पीछे ढेर सारे लोग भाग रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और हाथों में हथियार थे। अभिनव ने फेस मास्क अपनी जेब में रखा और उन आदमियों के पीछे भागने लगा। वो सब लोग भागते हुए एक गली में घुस गए थे। डिलीवरी बॉय रह चुके होने की वजह से अभिनव उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो ये भी जानता था कि उसे उन लोगों को कैसे घेरना है। अभिनव गली में दाखिल होने के लिए दूसरे रास्ते पर चला गया और कुछ ही देर में उस गली में पहुंच गया। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अबे इधर आ कमीने! उन आदमियों में से एक ने चिल्लाया। अभिनव ये सुनकर जान गया कि वो पास है। उसने फुर्ती दिखाई और वो फिर से जॉनी से टकरा गया। अभिनव ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया और वापस ऊपर खींच लिया। हाथ छोड़ता हूं, भाई जाने दो यार, जॉनी ने हाफते हुए कहा। उसे लगा कि उसके पीछे भाग रहे आदमियों में से ही किसी ने उसे पकड़ लिया है। तुम फिर से? अभिनव की बात सुनते ही उसने ऊपर देखा और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं टाइगर? अभिनव मुस्कुराया। मुझे भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहिए, क्या कर दिया इस बार? जॉनी घबराकर मुस्कुराया। ला उसने शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता पीछे से आवाज आई। तो एक आवाज गूंजी जिससे जॉनी की वे शब्द निकल ही नहीं पाए जो वो कहने वाला था। प्लीज मुझे बचा लो। जॉनी अभिनव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। अभिनव जानता था कि अगर जॉनी का पीछा कर रहे वो लोग उस पर हाथ डाल देते हैं तो वो मारा जाएगा। जॉनी ही वो पहला आदमी था जिसे टाइगर ने अपनी असली पहचान के बारे में बताया था। पहचान ना ले, चिंता मत करो, अभिनव ने जॉनी से कहा और उसके बाद अपनी जेब में हाथ डालकर एक मास्क निकाला और उसे मुंह पर लगा लिया। उस मास्क के लग जाने के बाद अब अभिनव को कोई नहीं पहचान सकता था। आखिरकार वो सभी लोग अभिनव के इर्द गिर्द आकर जमा हो ही गए। अभिनव, जॉनी और उन लोगों में बस कुछ ही कदमों का फासला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? अबे तुम जैसे लोग तो जिंदा ही इस वजह से हो क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, वरना जिस दिन हमारा बस चले उस दिन तुम्हारी सांस रोक दे। एक आदमी ने गुस्से में कहा। उसके सभी साथी गुस्से में धड़क रहे थे और अभिनव शांति से खड़ा उन्हें देख रहा था। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और घबराए हुए जॉनी को अपने पीछे कर लिया। उसने धीरे से जॉनी से कहा, पीछे रहना एंड ट्रस्ट मी। आई डू, मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करता हूं, जॉनी ने कहा। यह सुनते ही अभिनव ने एक पल के लिए जॉनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। जब लक्ष्य अभिनव से अपने परिवार के बारे में बात करता था तब उसकी आवाज में भी वैसी उम्मीद नजर आती थी। अभिनव के ऊपर बहुत सारे लोगों का दारोमदार था और वो किसी की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहता था। ठीक तभी और एक आदमी की आवाज आई। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज सुनते ही अभिनव का ध्यान टूट गया और वो सामने देखने लगा।
हो क्या रहा है? दो दिलों का मिलन? किसी ने कहा। उसकी बात सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे। अभिनव ने उस आदमी को ध्यान से देखा। देखने में वो ही इस ग्रुप का लीडर लग रहा था। अभिनव ने उस आदमी से धीरे से कहा, जाने दो इसे, नहीं तो मेरी जान ले लेगा। उस आदमी ने अभिनव को छेड़ते हुए कहा और सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अभिनव कुछ नहीं कह रहा था। इस बात का फायदा उठाते हुए उस आदमी ने आगे कहा, क्या मैं मेरी और अपने आदमियों की जान की भीख मांगना शुरू कर दूं? मांस वाले भाई, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, जाने दो हमें। सब लोग जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक आदमी का ध्यान अभिनव के मास्क पर गया और उसने कहा, वैसे इस आदमी ने मास्क क्यों लगा रखा है? बुखार है क्या? क्या ये सोच रहा है कि इस मास्क के रहते हमारे मुख के इसे महसूस नहीं होंगे और इसका थोबड़ा बच जाएगा? अभिनव से अब रहा नहीं जा रहा था। इन लोगों की जुबान हद से ज्यादा चल रही थी। ऐसे में उसने उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उन लोगों के लीडर ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए अपने ही आदमियों से कहा, अरे कितने बेशर्म लोग हो तुम सब, इतने सारे मिलकर इस एक अकेले अबला मर्द को पीटोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। अभिनव उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले से एक चोट का निशान था और वो उसकी शक्ल को और ज्यादा भद्दा बना रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, तेरी जुबान बहुत चल रही है, चल आज इसे बाहर निकाल कर थोड़ा आराम दे देते हैं। चुपचाप जहां से आया है वही चला जा, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कहीं जाने के लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनते ही उस आदमी ने पलटकर अपने लड़कों को देखा और बोला, सुना तुम लोगों ने भैया क्या कह रहे हैं? जहां से आया हूं वही चला जाऊं मैं। मैं एक बार जहां से आता हूं वहां कभी नहीं जाता, लेकिन जो लोग मुझसे इस तरह की बात करते हैं मैं उन्हें ऐसी जगह भेज देता हूं जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाते। ये सुनते ही सब लड़के जोर से हंसने लगे। इस बीच अभिनव को पीटने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर कस लिए। इतने में उस आदमी ने आखिरी बार अभिनव से कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन ये मर्दों की लड़ाई है और तुम हो अभी बच्चे। उस पाले को छोड़कर इस पाले में आ जाओ, लड़के से मर्द बना दूंगा। चलो अब चुपचाप घर जाओ और दूध पीकर अच्छे से सो जाओ। चलो जाओ, मम्मी को इतनी रात तक इंतजार नहीं करवाते। उस आदमी ने कहा और अभिनव के सीने पर अपनी उंगलियां रखकर उसे जाने के लिए हल्का हल्का धक्का देने लगा। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से मरोड़ते हुए बोला, और अगर घर जाने के बजाय मैं ये करूं तो? इतना कहते ही उसने उस आदमी का हाथ और जोर से मरोड़ना शुरू कर दिया। अभिनव ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था और इतना जोर से मरोड़ रहा था कि उस आदमी की हालत खराब हो गई। वो अपने चेहरे से दिखा नहीं रहा था, लेकिन उसकी जान निकली जा रही थी और अपने आप को बहुत संभालने के बाद भी वो आखिरकार नीचे गिर गया। वो आदमी अब अभिनव को गुस्से से देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो साले को। उसकी बात सुनते ही सब लोग चीते की तरह अभिनव और जॉनी पर टूट पड़े। जॉनी और 2 कदम पीछे हुआ और पूरे तमाशे को देखने लगा। इधर अभिनव उन सभी लड़कों को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही एक आदमी ने उसे मुक्का मारने की कोशिश की, वैसे ही अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे मरोड़ा और उसकी जांग पर लात मारकर जांग की हड्डी तोड़ दी। इसके बाद वो उन सभी लड़कों पर टूट पड़ा और एक के बाद एक उन्हें दनादन मारता रहा। वो किसी की गर्दन तोड़ रहा था तो किसी के हाथ। जिस स्पीड से वो लड़के अभिनव की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी दुगनी स्पीड से वो जमीन पर गिरते जा रहे थे और एक बार जो गिर रहा था वो दोबारा उठने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अभिनव ने एक लड़की का मुक्का पकड़ा और उसे इतनी जोर से मसला कि उसकी हड्डियों का पाउडर बन गया। ठीक इसी वक्त एक आदमी पीछे से आया और उसने अभिनव की पीठ पर वार कर दिया।
अभिनव तुरंत पलटा और उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। ये सब क्या हो रहा है? ठीक तभी उस लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। जिस तरह से अभिनव उसके आदमियों को एक के बाद एक धो रहा था, उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में आज तक कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, निकलो। अपने लीडर की बात सुनते ही सारे लड़के दुम दबाकर भागने लगे। अभिनव का मन तो किया कि वो उन्हें पकड़कर तब तक पीटे जब तक कि उन्हें चारपाई पर ना ले जाना पड़े, पर फिर उसने अपना इरादा बदल लिया और उन बरसाती मेंढकों को उछल उछल कर भागते हुए देखने लगा। ये नजारा देखकर जॉनी को भी मजा आ गया था। आपसे बेस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं है टाइगर, जॉनी ने कहा और अभिनव को सलाम करने लगा। तुम अपनी हालत एक बार देखो, ऐसी हालत में भी तुम्हें सलामी देने की सूझ रही है। इन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। चलो, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर कल क्या करोगे? अभिनव ने जॉनी से पूछा। भले ही उसने जॉनी को बचा लिया था, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ इससे खत्म नहीं हुई थी। ये बात सुनकर जॉनी की सारी खुशी भी गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, यह तो मैं भी जानता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर छिप जाता हूँ। वैसे मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। ये सुनते ही अभिनव ने जॉनी से पूछा, वैसे कुछ दिक्कत है क्या? ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? कहीं तुमने दिग्पाल के बार में बैठकर फिर से टाइगर की तारीफों के पुल बांधना शुरू तो नहीं कर दिए थे? अभिनव का सवाल सुनते ही जॉनी जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ, ये अच्छा था टाइगर, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। करना तो मैं उस दिन भी नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अभिनव ने जॉनी की हालत देखते हुए कहा, मुझे तो उस दिन से ज्यादा आज की लग रही है। यह सुनते ही जॉनी फिर से हंसा और बोला, नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं एक इन्वेस्टिगेशन पर निकला हूं। इन्वेस्टिगेशन? तुम पुलिस वाले हो क्या? अभिनव ने पूछा। जवाब में जॉनी ने तुरंत ना में सिर हिलाया और बोला, अरे नहीं, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया था। मुझे लगा कि वो यही होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, जॉनी ने हताश होते हुए कहा। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मुझे बताओगे? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। यह सुनते ही जॉनी ने अभिनव को देखा और बोला, मेरी फ्रेंड काफी दिनों से लापता है। मैं यहाँ ये देखने आया था कि कहीं उसे भी दलाल ने एस्कॉर्ट ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बना लिया। यह सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, एस्कॉर्ट्स? यहाँ अंदर ये लोग एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते हैं क्या? जॉनी ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोला, पलाश उन सब लोगों का लीडर है। यह नाम सुनते ही अभिनव के कान खड़े हो गए थे। अब उसके मन में चल रही गुत्थी धीरे धीरे सुलझती जा रही थी। इस बार के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि यहाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाई जा रही थी। इतने में जॉनी ने कहा, लेकिन अफसोस कि मेरी फ्रेंड यहाँ नहीं है। मुझे लगा था कि वो भी, उसने मुझे एक बार बताया था कि पलाश ने उसे सर्विसेज ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने पलाश की मुंह पर उसे साफ मना कर दिया था। पलाश को अपनी जिंदगी में ना सुनना पसंद नहीं है, और जो उसे ना करता है उसके मुंह से पलाश जबरदस्ती हाँ निकलवा ही लेता है। ये पलाश कौन? अभिनव ने पूछा। जॉनी ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक बिगड़ेल अमीरजादा, गंदे और घिनौने कामों के मामले में वो दिग्पाल का भी बाप है। यह सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है तुम्हारी दोस्त कहीं और चली गई हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसके परिवार से कोई आदमी उसे अपने साथ ले गया, कुछ भी हो सकता है। जॉनी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मैं फिर उससे कभी ना मिल पाऊं, लेकिन जो भी हो, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, और आपको जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो जॉनी हर बार आपके साथ आपको खड़ा मिलेगा। जॉनी के वादे पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, पर तुम अपना ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जॉनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, थैंक यू बॉस। इतना कहते ही जॉनी वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था,
वैसे ही अभिनव ने उसे दोबारा आवाज दी। जॉनी पलटा और अभिनव की तरफ देखने लगा। अभिनव ने पूछा, उस एस्कॉर्ट सर्विस का नाम क्या है? उसे किसी स्पेशल नाम से बुलाया जाता है क्या? पलाश, पलाश के फूल, जॉनी ने कहा और अभिनव उसे देखकर मुस्कुराने लगा। इस बार जॉनी निकल चुका था। इधर अभिनव भी दिग्पाल की बार की तरफ बढ़ने लगा था। अंदर जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया था। वहां पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे। अभिनव की आंखें उस भीड़ में डॉन को ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद अभिनव ने देखा कि डॉन एक आदमी से हंस हंस कर बहुत बातें कर रहा था। उस आदमी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। अभिनव शैंपेन लाया और डॉन के बगल में जाकर बैठ गया। उस हॉल में पहले से बहुत भीड़ थी और किसी को तब तक नोटिस कर पाना इतना आसान नहीं था जब तक कि आप कुछ देर ठहर कर उसके चेहरे को ध्यान से ना देखो। हालांकि अभिनव ने आज तक दिग्पाल से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन आज उसकी नजरें हॉल में दिग्पाल को तलाश रही थी। अभिनव तो दिग्पाल को पहचान जाता, लेकिन दिग्पाल अभिनव को नहीं पहचानने वाला था। ठीक इसी वक्त अभिनव के फोन पर किसी का मैसेज आया। अभिनव ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो अपनी मुस्कान को चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर किसका मैसेज आया था अभिनव को? क्यों उस मैसेज को पढ़कर अभिनव मुस्कुरा रहा था? और क्या वो इस महफिल में दिग्पाल को ढूंढ पाएगा? क्या उसे पलाश के फूलों के बारे में कुछ पता चलेगा?